गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम किसका अध्ययन करेंगे? कविता, कहानी और नाटक की रचना किस प्रकार हुई है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। कविता क्या है, कविता का जन्म कब हुआ, कविता लेखन से संबंधित कई चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसी प्रकार कहानी और नाटक से भी। तो आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि इनका रचना काल कब का है, कैसे इनकी रचना हुई, क्या आवश्यकता पड़ी, इनके तत्व क्या हैं, उपकरण क्या हैं, इन सब का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो शुरू करते हैं वो कविता से करते हैं। चलिए, कविता। अब इसमें हमें क्या जानना है कि कविता क्या है। बेटा, कविता साहित्य की एक विधा है जिसमें क्या करते हैं, हम किसी कहानी या हम अपने जो मन के भाव हैं उसको कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हिंदी में ही कविता देखते हैं, आप अंग्रेज़ी में भी देखते हैं, अन्य भाषाओं में भी कविता पढ़ते हैं। तो वैसे ही कविता क्या है, कविता हम एक सामान्य से रूप में, हम केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी कविता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कविता की बात कर रहे हैं, हम पोयम की बात कर रहे हैं कि वो साहित्य की एक लिटरेचर की विधा है। ठीक है, वैसे ही नाटक भी एक विधा है, आपका पत्र लेखन भी विधा है। तो बहुत सारी विधाएं हैं हमारे साहित्य की। जो हमारी कविता एक विधा है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कहानी या अपने मन के भाव को कलात्मक रूप से, ठीक है, और सृजनात्मक रूप से एक नवीन रूप देकर किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अब अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में देखें कविता को, तो वो काव्यात्मक रचना हो जाएगी या कवि की कृति हो जाएगी जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। अब छंद क्या होते हैं बेटा? कई चीज़ें होती हैं जिनका जो नियम है, जो कायदे हैं, उनका पालन करना पड़ता है, वही छंद कहलाते हैं। आपने सुना भी होगा दोहा, चौपाई, सोठा, है ना। तो ये क्या है? ये छंद हैं। जैसे दोहा में मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, मात्रिक छंद है। उसी प्रकार वाणिक छंद होते हैं तो वर्णों का ध्यान रखना पड़ता है। इनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप बस इतना जान लीजिए कि कविता क्या है। प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या फिर हम अपने मन के भावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अब इसका दूसरा क्या है? कविता का जन्म। कविता का जन्म जो है भारत में, अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में कविता का जो इतिहास है, जो कविता का दर्शन है, वो बहुत ही पुराना है। इसका प्रारंभ हम कहते हैं कि भरत मुनि से समझा जाता है। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, भरत मुनि से। ठीक है, तो इनका जो प्रारंभ है हम भरत मुनि से समझा जा सकता है। अब शुरुआत में क्या था? कागज़ का तो निर्माण हुआ नहीं था, कलम का तो निर्माण हुआ नहीं था, तो हम क्या करते थे? पारंपरिक लोरियों, हम लोरी सुनाते हैं ना, जैसे आपकी माता जी बच्चे को सुलाते वक्त लोरी गान करती हैं, तो पारंपरिक लोरियों, मांगलिक गीतों। अब किसी के यहाँ भी कोई कार्यक्रम है, मतलब मांगलिक कार्यक्रम है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो उसमें हम मांगलिक जो गीत हैं या श्रमिकों द्वारा जो गुनगुनाए लोकगीत हैं या तुकबंदी में जो कविता के स्वर मुखरित होते हैं, उसी से हम कविता का जन्म मानते हैं। तो अगर वाचिक परंपरा से जन्मी जो हमारी कविता है, आज जो है वो क्या है? लिखित रूप में है ना। आज तो हमें लिखित रूप दिख रहा है, हम उसको पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि कविता के जो मूल है, उसके अंदर जो कविता का जन्म कैसे होता है, उसके मूल में संवेदना होती है। बेटा, जब तक आप सोचेंगे नहीं, उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो जो कवि है पहले उस चीज़ को अनुभव करता है, उसके वो हृदय में वो बात लग जाती है, फिर उसके हृदय के भाव वो फूट पड़ते हैं और कलम के माध्यम से वो लिपिबद्ध कर देता है। तो यह संवेदना जो है संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। अब जो कवि है केवल अपने विषय में ही नहीं लिखता, वो समाज के विषय में भी लिखता है। समाज के लिए, समाज में वो जो देख रहा है, अगर वो कोई अत्याचार देख रहा है, कोई ऐसी चीज़ें देख रहा है जो उसको हमारे हित में नहीं है, स्वयं के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है,
तो अब वो कैसे व्यक्त करेगा? वो एक एक के पास जाकर तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो अपनी कलम की ताकत जो होती है बहुत मजबूत होती है, तो वो कलम के माध्यम से सबको वो ये आभास करा सकता है और ये प्रेरणा भी दे सकता है। तो कविता का जन्म, अब आपने जाना कि कविता क्या है। कविता साहित्य की विधा है जिसमें हम जो कवि है वो मनोगत भावों को कलात्मक रूप से भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। कविता का जन्म तो आप बता सकते हैं कि पारंपरिक लोरियों, मांगलिक गीतों और श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीतों के रूप में ये मुखरित हुए थे। फिर धीरे धीरे वाचिक परंपरा से अब ये लिखित रूप में हमें दिखती है। और कविता का जन्म कैसे हुआ, मतलब कैसे लिखने की प्रेरणा मिली? तो इसके मूल में संवेदनाएं होती हैं। जब तक वो उसके हृदय में कोई भाव नहीं उठेगा तो वो कैसे लिखेगा? तो ये संवेदना जो है संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध कराती है। फिर तीसरा है कविता लेखन। तो कविता लेखन का मतलब होता है लिखना। लेखन का मतलब होता है लिखना। तो कविता को लिखना ही क्या है? कविता लेखन है। अब कविता के लेखन में ना दो मत हैं, दो मतलब ओपिनियन है। अब वो दो मत क्या है? पहला कहता है, पहले वर्ग के जो हैं, एक मत का जो मानना है वो कहते हैं कि अन्य कलाओं की तरह कविता जो है, कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। मतलब इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये जो है आपकी जन्मजात आपकी कला है, जन्मजात आपका ये गुण होता है, उसमें किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरे मत वाले लोग हैं, जो दूसरे मत को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि अन्य कलाओं की भांति जैसे हम बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग लेकर उसको हम अच्छे से सीख सकते हैं प्रशिक्षण के द्वारा, तो वैसे ही प्रशिक्षण के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता है, उसको भी हम अच्छे से सीख सकते हैं। अब समझ गए ना, इस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, आएगा ये पूछा जाएगा कि कविता लेखन के संबंध में दो मत कौन कौन से हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले मत के लोग कहते हैं कि इनको प्रशिक्षण के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता कविता लेखन को, क्योंकि इसका संबंध क्या है? मानवीय संवेदनाओं से। अब मानवीय संवेदनाओं को, जो हमारे मन की भावनाएं हैं, उनको ट्रेनिंग थोड़ी ना दी जाती है। जैसे जैसे उठेंगे, अब मान लीजिए आप रो रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग के द्वारा क्या आप उसको और ज़्यादा रोएंगे या ज़्यादा हंसेंगे? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तो अपनी भावनाएं होती हैं, तो वो ट्रेंड नहीं होती हैं, वो स्वफुट होती हैं, अपने आप फूटती हैं। और दूसरे मत के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अन्य कलाओं की भांति इसको भी प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जा सकता है या सरल बनाया जा सकता है। तो ये आपने कविता जानी कि कविता क्या है, कविता का जन्म कैसे हुआ, कविता लेखन क्या है। तो कविता को लिखना ही क्या है? कविता लेखन है। अब अगला, कविता लेखन के तत्व या फिर उपकरण। अब इसके लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो उपकरण चाहिए होगा ना, जिनसे हमारी कविता का निर्माण होगा। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो शब्द। जाहिर सी बात है कि कविता हम कैसे लिखेंगे? कविता लेखन का जो पहला तत्व या उपकरण है वो है शब्द। शब्दों से हम क्या करते हैं? शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त होती है। अब एक हमारे अंग्रेज़ी भाषा के कवि हुए हैं W.H. ऑर्डेन। W.H. ऑर्डेन। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स। मतलब कविता लेखन जो है, कविता लेखन से पहले आपको क्या करना है? शब्दों से खेलना सीखना है। जितना आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे, जितने अच्छे शब्दों को ले पाएंगे, उनसे खेलना सीख पाएंगे, तो वह तभी आप एक अच्छी कविता का निर्माण कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है ना कि उनका जो अर्थ है, मतलब शब्दों के जो अर्थ हैं उनकी परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही जो हैं भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आप अच्छे अगर शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर आपके भावगत जो विचार आप प्रस्तुत करना चाहते हैं और वो शब्द बहुत आकर्षक होंगे, तो जाहिर सी बात है वो कविता भी आकर्षक होगी। तो पहला शर्त क्या है? शब्द। फिर दूसरा है बिंब। अब बिंब मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के बिंब होते हैं, स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि इस कविता में कुछ सुनने से संबंधित बात की जा रही है, सुनाई देने से बात की जा रही है, तो वो श्रव्य है। कहीं देखने से संबंधित बात की जा रही है तो वो दृश्य है। कहीं स्पर्श से आपके मन के या किसी भी अंग के स्पर्श करने की बात की जाती है तो वो स्पर्श बिंब है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने
पवन को अपने कानों में सुरीली आवाज़ में गुनगुनाते हुए सुना। तो वहाँ पे श्रव्य बिंब है, सुनने की बात की जा रही है। अगर आपने कहा कि मैंने खेतों में लहराते जो अनाज हैं या जो आपकी फसलें हैं उनको देखा, तो वो आपका क्या है, दृश्य बिंब है, क्योंकि देखने से संबंधित बात की जा रही है। तो वैसे ही यहाँ पे बिंब जो दूसरा आपका है, ये बिंब है। बिंब में क्या होता है, इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कवि बिंब क्या करते हैं ना, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक है। तो इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं ना आप। स्पर्श क्या है, दृश्य क्या है, श्रव्य क्या है, आई ईयर आपका क्या है, ये टच, ये सारे आपके सेंस ऑर्गन है ना। तो इंद्रियों से पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो कविता लिखते समय आपको क्या करना है, बाह्य संवेदनाएं जो हैं, जो बाहरी संवेदनाएं हैं, मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। अब ये चित्र का जो प्रभाव है ना, जो भी बिंब है या जो चित्र का प्रभाव है वो मन पर अधिक पड़ता है। कविता की रचना करते समय आपको क्या करना है, शुरुआत में दृश्य और श्रव्य बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। सबसे पहले आपको जब कविता लिखनी है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, श्रव्य या फिर दृश्य। मतलब कोशिश कीजिएगा कि कोई कवि होता है जब वो शुरुआत करता है कविता की, तो इन दो बिंबों का प्रयोग का करना चाहिए, उससे ज़्यादा आकर्षक होती है। फिर तीसरा है हमारा छंद। अब छंद क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि छंद जो है कविता का अनिवार्य तत्व है। अब आजकल तो मुक्त छंद में कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन फिर भी छंद एक आपका अनिवार्य तत्व होता है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना जो है उसमें क्या होता है ना, लय नहीं हो पाता। आंतरिक लय का जो निर्वाह है वो असंभव है। अब छंद ही नहीं है तो लय कैसे होगा, लय कैसे आएगी कविता में। तो कविता लिखने से पूर्व क्या है, छंद की आपकी बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि छंद क्या है और किस प्रकार लिखे जाने चाहिए। उससे तुकांतता अलग होती है और लयात्मकता अलग होती है। तो गेयता लाने के लिए आपको छंदों का प्रयोग आना चाहिए। फिर अगला है परिवेश। अब परिवेश का क्या मतलब है, जो कविता के उपयुक्त सभी तत्व हैं ना, जो ये बाकी तीन हैं, उपयुक्त सभी जो तत्व हैं वो परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। अब परिवेश क्या है, जैसे चारों ओर का वातावरण। कविता जो कवि है, जो भी कविता लिख रहा है, अपने समाज या अपने परिवेश को देखकर ही तो लिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब परिवेश में वो सारी चीज़ें देखेगा। तो कविता की जो भाषा है, भाषा संरचना है, बिंब है, छंद है, सब हैं जो वो परिवेश के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चारों ओर का वातावरण, जब इन सब अपने वातावरण को देख रहा है तभी तो इन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। ठीक, फिर है हमारा अंतिम भाव। तो परिवेश के साथ साथ क्या है, कविता के सभी तत्व भाव से भी परिचालित होते हैं। अब ये सारी चीज़, चलो हमारे पास शब्द भी है, बिंब भी, हमने छंदों का भी ज्ञान कर लिया, हमारे चारों ओर का वातावरण भी देख लिया। बेटा ये सब चीज़ को आप कब बांधोगे, जब आपके मन में भाव उठेगा। जब कवि के मन में भाव उठेगा तो भाव से ही ये सारी चीज़ें परिचालित होती हैं। कवि की जो वैयक्तिक सोच है, जो उसकी स्वभाव, जो अपनी सोच है, वो दृष्टि और दुनिया का जो नज़रिया है, वो कविता की भाव संपदा बनती है। तो वो सारी चीज़ों को देखता है, अपनी सोच का मिलान करता है, समाज की दृष्टि देखता है, दुनिया का नज़रिया देखता है, उन तीनों को मिलाकर फिर वो अपने भावों को लिपिबद्ध करता है। तो ये कविता लेखन के तत्व हो गए और उपकरण हो गए। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कविता के किन्हीं 2 बिंदुओं की चर्चा कीजिए या किन्हीं 3 बिंदुओं की चर्चा कीजिए, तो आप कोई से भी 3 ले लेंगे और बता देंगे। जैसे मान लीजिए 3 नंबर का आया है और 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो आपने ये 3 लिखे, तो इन चौथा और 5वें का पॉइंट डाल दीजिएगा, मतलब नाम लिख दीजिएगा, भले ही इसको आप डिफाइन ना करें। तो लिखने आपको सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगला है कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटक। अब लिखने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे हमने बताया कि किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, उपकरण कौन कौन से होने चाहिए, वैसे ही क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपकी कविता आकर्षक बने और कविता लेखन में वो प्रभावशाली एक अपना इम्पैक्ट डाले, है ना, प्रभाव डाले। अब कौन कौन से घटक हैं, तो पहला है भाषा। मतलब कविता किसी ना किसी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, अतः कविता लिखने के लिए क्या कहिए, भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। अब वो भाषा आपकी हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेज़ी भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, जर्मन भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है ना।
फिर है आपका शब्द विन्यास। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि शब्दों का होना आवश्यक है, तो वैसे ही भाषा जो है शब्दों से बनती है, तो शब्दों का एक विन्यास है। अब विन्यास मतलब शब्दों को मिलाकर ही, मतलब बहुत सारे शब्द होंगे तो शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनता है ना, तो शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। अतः जो कविता लिखने के लिए शब्दों के विन्यास का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द पहले, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा आए और उससे हमारी कविता अच्छी लगे। फिर तीसरा है काव्य शैलियों का ज्ञान। अब काव्य शैली क्या है बेटा? जो वाक्य गठन होता है ना, जो एक लिखने का ढंग होता है ना, शैली का मतलब है ढंग, तो जो लिखने का एक विशिष्ट प्रणाली होती है उसी को शैली कहते हैं। तो लेखन करते समय विभिन्न काव्य शैलियों का आपका ज्ञान होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कैसे भी लिख देंगे, तो एक जो ढंग है उसी प्रकार से अगर लिखें तो वो ज़्यादा आकर्षक लगेगी। फिर है हमारा कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता। अब जैसे गद्य है, गद्य में आप कहानी पढ़ रहे हैं, इतने सारी पंक्तियां हैं, एक पैराग्राफ है, जब तक आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे फिर उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कम शब्दों में अपनी बड़ी बात कहने की क्षमता आनी चाहिए, मतलब गागर में सागर भरने की क्षमता। गागर में सागर मतलब कम बात में बड़ी बात, है ना, अपनी बात कहने की क्षमता। तो कम से कम शब्दों में अपनी बात का प्रयोग आपको करना है, आपको आना चाहिए बेटा। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? जो कविता है, कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप जो है समय के साथ बदलता रहता है। तो कविता लेखन के लिए आवश्यक है कि किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की उचित जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट नवीन दृष्टिकोण। अब नवीन दृष्टिकोण का क्या मतलब है? कविता लेखन के लिए नवीन दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। अब नया सोच मतलब समाज में जो देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार हमें अपनी कविता का निर्माण करना चाहिए। उस समय जो परिस्थितियाँ हैं, जो हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, समाज के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अपने दृष्टिकोण को हमें नया करना है और उसके अनुसार ही कविता लेखन अगर हम करते हैं तभी वो अच्छी प्रतीत होगी और वो संभव होगी। ठीक है, वरना इसके बिना तो कविता लेखन संभव ही नहीं है। अगर आपका नवीन दृष्टिकोण नहीं है तो इसके बिना हमारी कविता नहीं लिख सकती है। अगला है प्रस्तुतिकरण की कला। जाहिर सी बात है कि आपने बहुत अच्छी चीज़, मान लीजिए आपने भोजन में भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं और आपने 6-7 चीज़ें बनाई और उसको एक थाली में आपने क्या किया, एक साथ मिला दिया, मतलब प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा नहीं है। भले ही वो सारी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, तो क्या कोई उसको खाना पसंद करेगा? नहीं खाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट ही उसको अच्छे से नहीं किया। तो यहाँ पर भी जब ये सारी चीज़ें हो गई, हमने अपनी कविता का निर्माण कर दिया, तो उसको लास्ट में हमको प्रेजेंट कैसे करना है वो भी तो आना चाहिए। तो कविता केवल लिखनी ही नहीं आनी चाहिए, उसे प्रस्तुत करने की कला भी होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण की कला को हम प्रतिभा कह सकते हैं, प्रतिभा कहा जाता है, एक टैलेंट है ये भी। प्रतिभा को किसी नियम के सिद्धांत से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि परिश्रम और अभ्यास, चाहे कुछ भी कहिए, परिश्रम और अभ्यास के द्वारा इसको विकसित किया जा सकता है। तो ये जो हमारी जितनी भी चीज़ें थी ये हमने पढ़ी, ये हमारे कविता लेखन के घटक हैं। कविता लिखना भले ही ना सिखाए ये जो घटक हैं, परंतु कविता की सराहना और कविता विषयक ज्ञान देने में ये अवश्य सहायक हैं। तो शब्दों के साथ खेलना, प्ले विद वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना और उनकी तह तक जाने की जो प्रवृत्ति है वो विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर तक लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकती है। अब ये जो हमने पढ़ा ये कविता लेखन से संबंधित था। कविता लेखन से संबंधित एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए। पहले जो ऊपर चीज़ें समझाई गई हैं
उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न हैं आपको करने हैं। जैसे कविता किस प्रकार बनी, कविता लेखन के संबंध में दो मत क्या है स्पष्ट कीजिए। तो कविता किस प्रकार बनी आप बता सकते हैं कि पुरानी जो पारंपरिक लोरियां हैं, खेतों में गाए हुए जाने जो गीत हैं या मांगलिक गीत हैं, उनके आधार पर पहले वाचिक रूप से कविता बनी। उसके बाद इसके संबंध में दो मत क्या हैं, तो आप बताएंगे कि एक मत को मानने वाले कहते हैं कि कविता लेखन को प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जा सकता है, और दूसरे मत को मानने वाले लोग कहते हैं कि कविता को प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि ये संवेदना पर आधारित होती है। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी से संबंधित ये प्रश्न हैं। अगला देखिए, जैसे कविता लेखन में शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने प्ले विद वर्ड्स आपसे बोला, तो यहाँ पर क्या है कि कविता लेखन में शब्दों का बहुत अधिक महत्व होता है। कविता लेखन का जो पहला तत्व है, जो पहला उपकरण है, वो शब्द ही है। शब्दों से मेल जोल ही कविता की जो पहली शर्त होती है। फिर ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा कि शब्दों से पहले हमें खेलना आना चाहिए, उनकी परतों को, उनके अर्थ की परतों को खोलेंगे क्योंकि शब्द ही क्या है, हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। फिर अगला प्रश्न जो आपने पढ़ा उसमें है कि छंदों तथा बिंबों की क्या भूमिका होती है, समझाकर लिखना है। तो आप बताएंगे कि छंद भी हमारी कविता का एक अनिवार्य तत्व है, और छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आपकी कविता में आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। आंतरिक लय नहीं आ पाएगा, उसमें तुकात्मकता तो आ जाएगी, भले ही गेयता नहीं आ पाएगी। तो कविता लिखने से पूर्व क्या है, छंद की बुनियादी जानकारी होनी आवश्यक है। उसी प्रकार आप बिंब के बारे में बताएंगे। जैसे आपने छंद बताया तो वैसे ही आप बिंब बताएंगे कि बिंब क्या करता है, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होता है। मैंने आपसे कहा कि स्पर्श, दृश्य और श्रव्य, तो ये तीन जो बिंब हैं, इनमें भी आपको अगर श्रव्य और दृश्य का जब आप अगर लिख रहे हैं तो उस समय इन दो बिंबों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो कविता ज़्यादा आकर्षक होती है। शुरुआत में मतलब इनकी तलाश करना और इनकी संभावना तलाश आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिंब जो है उसका प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है कविता लेखन के आवश्यक प्रमुख 3 घटकों का। तो घटक मैंने आपको बताए, कंपोनेंट्स आपको बताए, कौन कौन से, बहुत सारे बताए, उनमें से 3 ही आपको करने हैं। आप एक भाषा कर लीजिएगा, क्योंकि जो कविता है वो किसी ना किसी भाषा में लिखी जाती है, तो कविता लिखने के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा आप लिख देंगे कि शब्द विन्यास, जाहिर सी बात है कि आप शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं, तो शब्दों का विन्यास आना ज़रूरी है, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, वो सारी चीज़ें। फिर है काव्य शैलियों का ज्ञान, तो जो वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणाली है, मतलब लिखने का जो एक ढंग है, उसको शैली कहा जाता है, तो विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप लिखना चाहते हैं, कोई अन्य पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता, या नवीन दृष्टिकोण, या समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी, प्रस्तुतिकरण की कला, ये सब आपके किसमें है, प्रमुख घटकों में ही हैं, तो आप कोई से भी 3 लिख देंगे। अगला जो टॉपिक है वो है कहानी क्या है। तो कहानी के बारे में हम जान लेते हैं, कहानी क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो कहानी किसे कहते हैं बेटा, किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जो जानकारी होती है, जिसमें परिवेश होगा, मतलब चारों ओर का वातावरण होगा, द्वंद्वात्मकता होगी, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। मतलब जिसमें आपको हर चीज़ मिले। जैसे अगर आप मूवी भी देखते हैं तो उस मूवी में आपको हर चीज़ मिलती है, आपको सस्पेंस भी मिलता है, आपको थ्रिलर, कई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही कहानी में जो आप कहानी पढ़ते हैं उसमें घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध। अब कहानी का इतिहास जान लीजिए। कहानी का जो इतिहास है उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि जो कहानी है मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। अब धीरे धीरे कहानी कहने की जो आदिम कला का विकास होने लगा। फिर आरंभ में पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में कथावाचक कहानी सुनाते थे, जिनका विषय क्या होता था, किसी घटना का वर्णन, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध आदि हुआ करता था। फिर सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का समावेश होने लगा। धीरे धीरे उनमें क्या करने लगे,
उसमें बताने लगे उसमें थोड़ी सी काल्पनिकता आने लग गई। पहले सच्चाई से संबंधित होती थी, फिर धीरे धीरे उनमें कल्पना का समावेश होने लगा। फिर जो कथावाचक था सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करने लगा। तो इस तरह के क्या हुआ, कहानी का निर्माण होता चला गया और कहानी में बहुत सारे परिवर्तन आते रहे। तो कहानी का इतिहास अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या है, तो आप लिखेंगे कि उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। पहले कथावाचक कहानी सुनाते थे जिनका विषय क्या होता था, किसी घटना का वर्णन, और वो घटना क्या होगी, युद्ध हो सकता है, प्रेम, प्रतिशोध आदि पर आधारित हो सकता है। फिर सच्ची घटनाओं पर हमने कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश करने लगे। तो इस तरीके से कहानी का निर्माण होता चला गया। फिर आप बताएंगे कि मौखिक कहानी की क्या परंपरा है। अब मौखिक कहानी मतलब पहले तो लिखित थी नहीं, मौखिक ही था, जैसे आपकी कविता हो गई। तो इसकी मौखिक कहानी की परंपरा भी बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि ये संचार का बड़ा माध्यम था। अब इस कारण क्या हुआ, धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। अब शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया। जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हैं तो वो लिखी गई जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो मौखिक कहानी की परंपरा इस तरह शुरू हुई। अब कहानी के तत्व जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कहानी के कौन कौन से तत्व हैं, किन्हीं 3 तत्वों की चर्चा कीजिए। तो आप एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कथानक। अब कथानक क्या होता है, कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है, जिसमें क्या करते हैं, प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। मतलब अगर सरल शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो कहानी की जो रचना है ना, उसी को कथानक कहा जाता है। अब प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य। बेटा जो भी आप कहानी लिखना है, कोई ना कोई तो एक स्टोरी होगी जो इस पर वो बेस्ड होगी। तो इसके अभाव में किसी कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप ये भी कह सकते हैं कि कथानक को हम कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी मान सकते हैं। जो कहानी का कथानक है वो कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। मतलब कोई ना कोई उसने घटना देखी होगी, या कोई ना कोई उसको जानकारी होगी, या उसका कोई अनुभव होगा, या उसका कोई कल्पना पर आधारित कुछ होगा। तो उसके आधार पर ही वो क्या करता है, कहानी की रचना करता है। तो कहानीकार जो है एक कल्पना का विकास करते हुए परिवेश चुनता है कि कैसा वातावरण उसको देना है, कौन कौन से पात्र उसको रखने हैं, उस समस्या को कैसे आकार देना है। तो इस प्रकार वो एक ऐसा काल्पनिक ढांचा मतलब एक बनावट तैयार करता है जो कोरी कल्पना ना होकर संभावित हो। मतलब आपको ऐसा लगे कि वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है और लेखक के उद्देश्य से मिलती हो। मतलब लेखक का जो उद्देश्य है, जिस आधार पर, जिस उद्देश्य से वो लिखना चाह रहा है, उसको वो साकार कर पाए। तो कथानक क्या है, कथानक हमारा बेटा दूसरा पॉइंट है द्वंद्व। जो हमारा कहानी का दूसरा तत्व है उसे कहते हैं द्वंद्व। कहानी में जो द्वंद्व होता है, ध्यान से देखिएगा, ये है द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। अब द्वंद्व क्या करता है, कथानक को आगे बढ़ाता है और कहानी में रोचकता बनाए रखता है। और जो द्वंद्व जिसे कहते हैं वो 2 विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं या अंतर द्वंद्व के कारण उत्पन्न होता है। अब शर्त यह होती है कहानी की कि वह नाटकीय आकार से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। मतलब जब तक आपको उसमें सस्पेंस नहीं दिखेगा, द्वंद्व नहीं दिखेगा, तो कहानी में रोचकता नहीं आएगी। तो कहानीकार अपने कथानक में, जो इससे पहले वाला पॉइंट था, कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं की जितना स्पष्ट झलक रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तीसरा है देश, काल और वातावरण। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और वातावरण होता है। तो कहानी में जो वास्तविकता आती है उसका पुट लाने के लिए देश, काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि किस समय और किस परिस्थितियों में ये कहानी रची जा रही है। ठीक है, तो देश, काल का होना, वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। कहानी को प्रामाणिकता और रोचक बनाने के लिए इसका जो प्रयोग होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है तत्व पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो कहानी का जो संचालन है उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। जाहिर सी बात है, जो कहानी है वो किसके द्वारा चलेगी, पात्रों के द्वारा चलेगी। कोई ना कोई कैरेक्टर्स होंगे, तो पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है ना। जैसे कोई भी, अगर कोई आप किसी भी एक पात्र को ले लें,
तो उसके जो गुण होंगे, जो उसके दोष होंगे, तो वही तो उसका चरित्र चित्रण है। तो प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। इसलिए पात्रों का जो अध्ययन करना है कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। अब देखो, पात्रों जैसे कैरेक्टर अगर आपने कोई लिया है, तो पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। क्लियर है? फिर अगला है संवाद। संवाद जैसे हम जो कन्वर्सेशन हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, तो पात्रों के द्वारा जो किए गए उनके विचारों की अभिव्यक्ति है, उसे क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। बेटा, संवाद को कथोपकथन भी कहते हैं। कथोपकथन यहाँ पे लिख देती हूँ, कथोपकथन भी कहा जाता है। तो कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है और संवाद ही कहानी तथा पात्र को स्थापित तथा विकसित करके कहानी को गति देकर आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उन्हें वे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। समझ में आ रहा है कि जो चीज़ आप मान लीजिए, कोई जिस चीज़ का हम पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते हैं, आप उस चीज़ को नहीं दिखा सकते हैं, तो संवाद के द्वारा तो वो चीज़ स्पष्ट की जा सकती है। तो संवाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अगला है चरमोत्कर्ष, चरम का उत्कर्ष। मतलब जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक जो है जिज्ञासा की या कौतूहल की पराकाष्ठा को, जिसको हम चरम सीमा कहते हैं, पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कहानी जो है क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, तो कहानी का जो चरम उत्कर्ष है वो पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करे। मतलब जिस उद्देश्य से लेखक ने लिखा है कहानी को, तो आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। तो वही है, पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं, मतलब वो भी कुछ सोच सके। फिर अगला है भाषा शैली। तो कहानीकार के द्वारा जो कहानी का प्रस्तुतिकरण है ना, भाषा शैली का मतलब होता है ढंग या कोई रूप। तो जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो ढंग है, उसका जो रूप है, उसी को हम भाषा शैली कहते हैं। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। कहने का मतलब है सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए। फिर अंतिम है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक कहानी जो है किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। तो जो लेखक है उसके मन में कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है जिसको लेकर वो अपनी कहानी की रचना करता है। बिना उद्देश्य के तो कहानी लिखी ही नहीं जा सकती, इसलिए उद्देश्य कहानी का एक अनिवार्य तत्व है। तो आपने देखा कि कहानी के हमारे इतने मुख्य तत्व होते हैं। अब इन तत्वों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब बेटा, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे है कि कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो आप कहानी का पहले अर्थ बताएंगे। आप बताएंगे कि किसी भी घटना, पात्र, समस्या का जो क्रमबद्ध ब्यौरा होता है, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, जो अभी आपने तत्व पढ़े उसी को लिख दीजिएगा, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष, ये जैसे आपने पॉइंट्स थे, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, तो उसे कहानी कहा जाता है। आप इन तत्वों को लेकर भी क्या बता सकते हैं कि ये जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं उसे हम कहानी कहते हैं। ठीक है, यह अर्थ हो गया। अब इसके आपको इतिहास बताना है, तो आप इतिहास बताएंगे कि उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास, क्योंकि जो कहानी है वो मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। पहले तो आपका सारा मौखिक होता था। आरंभ में कथावाचक क्या करता था, कहानी सुनाते थे, जिसका विषय क्या होता था, किसी भी घटना, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश होने लगा। उसमें रोचकता लाने के लिए कल्पना का समावेश करने लगे कथावाचक। तो कथावाचक मतलब जो कहानी सुनाते हैं। तो कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करने लगा।
तो आपने क्या किया, आपने इसका इतिहास भी बता दिया। पहले अर्थ बताया, फिर आपने इसका इतिहास बताया। अब अगला प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ क्यों लोकप्रिय हुई थी। मौखिक होता था, लिखित तो नहीं था। तो आप बता सकते हैं कि मौखिक कहानी की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, और मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि वह संचार का बड़ा माध्यम थी। धर्म प्रचारकों ने भी क्या किया, अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था, और शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया था। जैसे आपने सुनाई होंगी पंचतंत्र की कहानियाँ जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इससे क्या हुआ, ये इसलिए लोकप्रिय हो गई थी। तो मौखिक कहानियाँ क्यों लोकप्रिय है, इसमें आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, अगर पूछा जा सकता है कि कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। अब इस कथन के आलोक में कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। तो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, जब ये मैं तत्व बता रही थी तो मैंने आपको कथानक को पूरा डिफाइन किया था। तो वही आप लिखेंगे कि जो कथानक होता है कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, जिसमें हम प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख करते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो कहानी का ढांचा होता है ना, उसी को कथानक कहा जाता है। तो हर एक कहानी के लिए कथानक का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में किसी भी कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। या हम इसको आरंभिक नक्शा भी कह सकते हैं। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, कहानी जो है कथानक कहानीकार के मन में जो है कि किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। तो कहानीकार क्या, जो रचनाकार है, जो कहानीकार है, वो कल्पना का विकास करते हुए क्या करता है, एक परिवेश, एक पात्र, समस्या को आकार देता है। मतलब अपने ही मन में वो कुछ एक काल्पनिक ढांचा तैयार कर लेता है। तो जो कोरी कल्पना ना होकर संभावित हो, मतलब उसको लगे कि ऐसा समाज में होता है, देश काल परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है, और लेखक के उद्देश्य से मेल भी खाती हो, तो वो सारा क्या है, वो कथानक है। मतलब पूरी जो स्टोरी है जिस पर बेस्ड है वो कथानक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व होता है, उसी को आपको डिफाइन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चरमोत्कर्ष से आपका क्या अभिप्राय है। कहानी में चरमोत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए। तो बेटा एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि जब कहानी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, जिज्ञासा की पराकाष्ठा पर जो पाठक होता है वो पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कथानक के अनुसार जो कहानी है वो क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। जब पाठक क्या होता है, को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। पाठक को ये भी लगना चाहिए ना कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो भी निष्कर्ष निकाला है वह उसके अपने हैं। इसलिए जो लेखक है ना, जो कहानीकार है ना, उसको चरमोत्कर्ष का जो चित्रण है अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति जो है चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो चरम उत्कर्ष क्या है, आपका क्लाइमैक्स। ओके, ये है चरम उत्कर्ष। इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप ये लिखेंगे कि आरंभ जो है आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें रम जाए। दूसरा है कि विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि किसी प्रसंग को ना मतलब बहुत छोटा संक्षिप्त भी ना लिखें और ना ही अनावश्यक रूप से विस्तृत करें। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर देना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं कर देना चाहिए कि समझ में ना आए। और कहानी की जो भाषा है वो सरल, स्वाभाविक, प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें जो क्लिष्ट शब्द हैं, जो बहुत टफ वर्ड्स हैं, जो आपको समझने में परेशानी हो, तो क्लिष्ट शब्दों और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य हों तो वह आसानी से समझे जा सकते हैं। तो ये आपका ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपका एक प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि कहानी में द्वंद्व के महत्व पर, जो मैंने आपको तत्वों में द्वंद्व बताया था ना, तो ये आप बता सकते हैं कि द्वंद्व का तत्व भी बहुत आवश्यक है। यही क्या करता है, कथानक को आगे बढ़ाता है, कहानी में रोचकता बनाए रखता है, और दो विरोधी भावों का टकराव जो है या किसी की खोज में आने वाली बाधाएं जो हैं अंतर्द्वंद के कारण पैदा होती हैं। अब ये क्या करता है कि नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए, तब ही कहानी की ये शर्त होती है कि उसमें ये जो द्वंद्व है, तभी इस द्वंद्व के कारण ही वो जो कहानी की शर्त है वो पूरी हो रही है। कहने का मतलब है कि नाटकीय ढंग से,
कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। और कैसे समाप्त होगी? द्वंद्व के कारण ही होगी। तो कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तो आप ये लिखेंगे कि स्पष्ट है कि कहानी में द्वंद्व का अत्यधिक होना मतलब अत्यधिक महत्व है। ठीक है, द्वंद्व का अत्यधिक महत्व है। फिर है कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हो गया। अब आपका जो टॉपिक है वो है नाटक। नाटक क्या है, नाटक में अन्य विधाओं में अंतर क्या है, नाटक के अंग। ये पहले नाटक के अंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नाटक के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये सारे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। नाटक के अंग। अब नाटक होता क्या है और नाटक और कहानी में अंतर क्या है, ये सारी भी अभी। तो नाटक क्या है, पहले सबसे पहला प्रश्न है कि नाटक क्या है। तो नाटक जो है साहित्य की एक सर्वोत्तम विधा है। ये भी विधा है, जैसे कहानी एक विधा है, कविता एक विधा है, तो वैसे ही ये भी साहित्य की, लिटरेचर की एक सर्वोत्तम विधा है। अब इसमें अंतर क्या है, देखो कहानी और नाटक में इसे क्या होता है, इसे पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात ना, कहानी और नाटक में अगर अंतर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि पढ़ने और सुनने के अलावा इसको क्या कर सकते हैं, देख भी तो सकते हैं। नाटक शब्द की जो उत्पत्ति है वो नट धातु से मानी जाती है, संस्कृत के। अब नट शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो होता है अभिनय। अभिनय, अब अभिनय जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है, इसे रूपक भी कहा जाता है, रूपक। अब भारतीय परंपरा में क्या है, नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं। ठीक, अब नाटक समझ में आ गया। नाटक क्या है कि ये साहित्य की एक सर्वोत्तम विधा है, जिसे पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। और अधिक बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ अभिनय है, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है, और इसे रूपक भी कहा जाता है। और भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। क्लियर है? अब अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि नाटक और अन्य विधाओं में क्या अंतर है। तो आप जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि साहित्य की अन्य विधाएं जो हैं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, जैसे कविता है या कहानी है, पत्र है, कुछ भी निबंध है। तो ये जो अन्य विधाएं हैं, इसका जो निश्चित और अंतिम रूप क्या होगा, जब लिख लेंगे, इनको हम लिख लेते हैं। लेकिन नाटक क्या है, लिखित रूप में एक आयामी होता है, मंचन के पश्चात ही। जब इसका आप प्रस्तुतिकरण करेंगे मंचन के पश्चात ही उसमें संपूर्णता आई। अगर आपने नाटक मान लो लिख भी लिया, तब भी ये पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण कब होगा, इसमें संपूर्णता कब आएगी, जब आप इसका मंचन करेंगे, जब आप इसको दिखाएंगे। तो साहित्य की अन्य विधाएं क्या है, पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती हैं। लेकिन नाटक क्या है, पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने में समेटे हुए है। तो नाटक और अन्य विधाओं में अंतर आप समझ गए होंगे। अब आगे नाटक के अंग जान लीजिए। नाटक के क्या है, मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है समय का बंधन। देखो, अब समय का बंधन का मतलब क्या है, जो नाटक का प्रथम अंग है ना, वो समय का बंधन है। ये जो बंधन है नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर क्या है, इसको पूरा करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे 5 घंटे या 8 घंटे तक आप नाटक का ही मंचन कर रहे हैं। तो एक निश्चित सीमा होती है, एक सीमा के भीतर आपको इसको पूरा करना होता है। नाटक का जो विषय है वो भूतकाल हो या भविष्य, इन दोनों ही स्थितियों में, आप चाहे वो भूतकाल का आप पुराना कोई बता रहे हैं या आप आने वाले समय का बता रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में संयोजित होता है। अब चाहे आप कुछ भी बताएं, चाहे आप पुरानी कहानी को लेकर नाटक बनाएं या आगे आने वाली चीज़ों को लेकर नाटक बनाएं, उन दोनों ही सिचुएशन में होता तो ये वर्तमान में ही है। वर्तमान में ही तो आप दिखा रहे हैं, तो वर्तमान काल में संयोजित होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच जो हैं, मंच निर्देश जो हैं, हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं।
ठीक है, चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। अब मान लीजिए आप अकबर की कहानी सुना रहे हैं, अकबर के नाटक की मंचन कर रहे हैं, तो जो अकबर बना है वो है का ही प्रयोग करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि ऐसा था ऐसा होगा। ठीक है, कहने का अर्थ समझ गए। आप चाहे भूतकाल की कहानी दिखाएं चाहे भविष्य की दिखाएं, होगा उसका मंचन प्रेजेंट में ही। अब जो है इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे समय को लेकर एक और तथ्य यह होता है कि साहित्य की जैसे अन्य विधाएं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, कविता है, इसको हम क्या करते हैं, हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं। परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक में आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आधा देख लिया और आधे के बाद फिर आधा बाद में देख लिया। नाटक के जो है 3 अंक होते हैं, ठीक है, 3 अंक होते हैं, उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा पॉइंट है शब्द। दूसरा है शब्द। नाटक का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वो है शब्द। नाटक में शब्द क्या है, अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। या आप इसको कह सकते हैं कि जो शब्द है ना, शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। जितने अच्छे शब्द होंगे उतना अच्छा नाटक होगा। ठीक, अब है नाटक के तत्व। जैसे आपने कहानी के तत्व पढ़े, कविता के तत्व पढ़े, वैसे ही हमारे नाटक के तत्व भी हैं। पहला कौन सा है, कथ्य या फिर कथानक। अब नाटक के लिए उसका कथ्य ज़रूरी होता है, मतलब हर एक चीज़ के लिए कथानक तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कहानी के लिए कथानक बहुत ज़रूरी है, वैसे ही नाटक के लिए भी कथानक बहुत ज़रूरी होता है। किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर उसे पिरोना होता है। नाटक में हम क्या करते हैं, किसी भी कहानी को लेकर उसको शिल्प या संरचना के अंदर पिरोते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ और जानकारी या अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें, ताकि कथा का विकास जो है शून्य से शिखर की ओर हो। अब आपको क्या करना है, जब आप नाटक लिखने जा रहे हैं या नाटक का मंचन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले घटनाओं का, स्थितियों का, दृश्यों का चुनाव करें, फिर उसको सीक्वेंस में लगाएं। जब आप सीक्वेंस में लगाएंगे तभी जो कथा है उसका विकास जो है, विकास शून्य से शिखर की ओर वो होगा। ठीक है, फिर है संवाद। अब संवाद क्या होता है, नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सशक्त माध्यम है। फिर है संवाद, जैसे बातचीत, वही जो कहानी में था। नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम होता है वो है संवाद। अब संवाद ही क्या है, वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमज़ोर नाटकों से अलग करता है। बेटा जो डायलॉग्स होंगे, इसका मतलब है डायलॉग्स, तो डायलॉग्स जितने अच्छे होंगे ना, जितने सशक्त होंगे, वही मतलब क्या करेगा, वो कमज़ोर नाटकों से एक अन्य अलग करेगा। तो संवाद जितने सहज होंगे, स्वाभाविक होंगे, उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। तो डायलॉग्स बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। फिर है भाषा। देखिए, तो भाषा जो है नाटक का प्राण तत्व है, समझ रहे हैं ना। एक अच्छा नाटककार जो होता है अत्यंत संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक जो है वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए, मतलब लिखने में उतना प्रभावशाली भले ही ना हो, मतलब वो उतना प्रभावशाली ना हो जितना कि दिखाने लायक हो। क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज़्यादा बहुत ध्वनित करे। ध्वनित मतलब जो प्रकट करे। भले ही आपने कोई कैसा भी आपने डायलॉग लिखा है, तो उस डायलॉग को जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी हो, है ना, ध्वनित करे, प्रकट करे जो लिखा नहीं गया है। भले ही उस डायलॉग में वो चीज़ें सम्मिलित ना हो, लेकिन नाटक में आप उस चीज़ को प्रदर्शित करें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है भाषा का भी। अब है फिर है चरित्र।
तो नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का भी विशेष योगदान होता है। मतलब नाटक लिखते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि नाटक के पात्र व उनके चरित्र सपाट और सतही ना होकर क्रिया प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले हों। मतलब जो भी आप कैरेक्टर ले रहे हैं, जो भी कैरेक्टर आपने लिए हैं, उसमें जो उनका चरित्र आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सपाट ना हो, सतही ना हो। मतलब जो वो एक्टिंग करें, जो वो नाटक प्रदर्शित करें, तो क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले हों, ऐसे चरित्र लेना है। अंत में है रंगमंचीयता। रंगमंचीयता मतलब नाटक का जो सबसे प्रभावशाली तत्व है। नाटक जो है रंगमंच के लिए ही तो लिखे जा रहे हैं, दिखाने के लिए ही तो लिखे जा रहे हैं, तो वही नाटक सफल माना जाता है जिसका मंचन किया जा सके। अब भले ही आपने एक नाटक की रचना की, आपने नाटक बनाया, लेकिन उसको आप प्रदर्शित नहीं कर पाए, मतलब प्रदर्शन के वो लायक नहीं है या उसको एक रंगमंचीयता नहीं दे पाए, तो वो नाटक क्या है, सफल नहीं माना जाएगा। तो रंगमंच जो है नाटक की वास्तविक कसौटी होता है। आपने कोई सा भी नाटक बना दिया, आपने उसमें बहुत अच्छे चरित्र ले लिए, बहुत अच्छे पात्र ले लिया, उसकी भाषा बहुत अच्छी हो गई, उसके संवाद अच्छे हो गए, उसका कथानक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें रंगमंचिता नहीं है, उसका ये गुण नहीं है, तो वो मतलब ये मुख्य कसौटी है, नाटक की एक मुख्य कसौटी होता है। अगर ये नहीं है तो वो नाटक अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो जो जानना है वो ये है कि नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। अब नाटक क्या है, एक जीवंत माध्यम है, मतलब उसको हम देख रहे हैं ना। तो नाटक में कोई भी जो दो चरित्र हैं जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है, टकराहट होगी। तो यही कारण है कि जो रंगमंच है वो प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। जो भी पात्र हैं, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपकी बातों से, आपके विचारों से सहमत हो, तो वो प्रतिरोध करेगा, वो आप उसके आदान प्रदान में या आपके विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होगी। तो ये नाटक क्या है या जो रंगमंच है वो एक सबसे सशक्त माध्यम हो जाता है इस चीज़ को प्रकट करने का। तो वह क्या है, कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता, मतलब जैसा हो रहा है, जो आप कह रहे हैं वही सही है, ऐसा संभव नहीं है। इस कारण क्या होता है ना, उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, मतलब आप मना भी कर सकते हैं। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक जो नेगेटिव तत्व है ना, जितनी ज़्यादा मतलब इसकी उपस्थिति होगी वह उतना ही सशक्त नाटक साबित होगा। बेटा ये जैसे सीरियल आप देखते हैं, कोई भी सीरियल अगर आप देख रहे हैं, अगर वो सीधे सीधे चला आ रहा है, एक सिंपल सी कहानी है, उसमें कोई मतलब प्रतिरोध नहीं है, छटपटाहट नहीं है, दोनों में कंट्रास्ट, किसी के विचारों में टकराहट नहीं हो रही है, स्वीकार करने की भावना नहीं है, तो वो सीरियल आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है। और जिसमें ये चीज़ें होती हैं ना, तो वो उतना ही सशक्त नाटक कहलाता है। इंटरेस्ट लेते, सस्पेंस बना रहता है, आपको लगता है कि आगे क्या होगा, तो यही चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट गुण होते हैं। भले ये नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये नाटक में सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक, अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इसका क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटक से आप क्या समझते हैं, नाटक जो है साहित्य के अन्य विधाओं से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा आप बताएंगे ना कि एक सर्वोत्तम विधा है जिसको पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है, और इसकी जो उत्पत्ति है नट धातु से हुई है। नट का अर्थ है अभिनय, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है ना, ये सब आप लिखेंगे। और इसमें आप इसको बताना है कि अन्य विधाओं से किस प्रकार भिन्न है, तो आप बताएंगे कि जो अपने लिखित रूप, जैसे अन्य जो विधाएं हैं वो लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, किंतु जो नाटक है वो लिखित रूप में एक आयामी होता है और मंचन के पश्चात ही इसमें संपूर्णता आती है। अन्य विधाएं जो है पढ़ने और सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, जबकि नाटक क्या है, पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने में समेटे हुए है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि नाटक लेखन में समय के बंधन का क्या महत्व है, समझाइए। तो आप बताएंगे ना कि समय का जो बंधन है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। समय का यह बंधन जो है नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करना होता है। और दूसरी चीज़ आप ये बताएंगे कि नाटक का जो विषय है भूतकाल हो या भविष्यत काल, इन दोनों ही स्थितियों में
वर्तमान काल में इसको संयोजित करना होता है। और यही कारण है कि जो नाटक के मंच हैं वो जो मंच निर्देश हैं हमेशा जो है वो वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में, एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित करना होता है। ठीक, इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं। ये भी आ सकता है कि नाटक लेखन में किन तत्वों का होना अनिवार्य है, किन्हीं 3 पर विचार कीजिए, तो आप इसमें वही लिख देंगे। कथानक है कि उसका कथ्य ज़रूरी होता है क्योंकि ये शिल्प और संरचना के भीतर से पिरोते हैं। संवाद आप लिख देंगे कि एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि जो ये एक सशक्त माध्यम होता है, नाटक को अन्य कमज़ोर नाटकों से अलग करता है। फिर आप इसका एक बता देंगे कि भाषा इसकी कैसी होनी चाहिए, भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। ये भाषा जो होती है वो नाटक का तो प्राण तत्व होती है। और संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब भले ही वर्णित ना हो, अच्छे से हम लिखें ना, लेकिन क्रियात्मक अधिक होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे नाटक लेखन में। फिर है नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। इस कथन के आलोक में नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा पर प्रकाश डाले। तो आप वही चीज़ लिखेंगे कि जब नाटक में कोई 2 चरित्र आपस में मिलते हैं तो विचारों में आदान प्रदान में टकराहट भी होती है, स्वाभाविक है। और रंगमंच जो है प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यथास्थिति आ रही है उसको स्वीकार करे, इसमें अस्वीकार की भावना भी होती है, बनी रहती है। और जिस नाटक में असंतुष्टि हो, छटपटाहट हो, प्रतिरोध हो, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व हों, तो जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वो नाटक उतना ही सशक्त साबित होगा। तो ये आपका क्या था, ये आपके सारे प्रश्न थे। किससे? कविता, कहानी, नाटक की रचना से। हमने क्या किया, हमने हर एक टॉपिक को ध्यान से समझा और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका आता है तो आप परीक्षा में कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप अवश्य पूछें। थैंक यू बेटा।